हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। 19 मार्च 2025 को इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है। उस पेपर का फुल सॉल्यूशन मींस एमसीक्यू का सॉल्यूशंस एज वेल एज जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस थे आपके, उसके भी सॉल्यूशंस मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ कवर। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, देखो इसमें एमसीक्यू का सॉल्यूशन तो है ही विद एक्सप्लेनेशन प्रॉपर 100% एमसीक्यू का सही आंसर है। इसके अलावा जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले 4 मार्क्स वाले, तो इन सब के सॉल्यूशंस भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिन लोग को ये पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशंस का, तो वो मेरे को या तो आप व्हाट्सएप कर दो या टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और नीचे शो भी हो रहा है। उस टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आंसर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप व्हाट्सएप करो, जो नीचे नंबर आ रहा है उस वाले पे। उसके अलावा व्हाट्सएप करने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड देन आई विल प्रोवाइड दी सॉल्यूशंस और यू कैन से दिस पीडीएफ। साथ साथ मैं बता दूं, ये जो सॉल्यूशंस है ना, वो आपका सजेस्टेड आंसर एक तरीके से आप कह सकते हो, जो लॉन्ग वाला क्वेश्चंस है। तो इसके अंदर जो आंसर लिखे हुए हैं जरूरी नहीं एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको आंसर लिखना है। अगर आपने इससे मिलता जुलता भी आंसर लिखा है तो भी आपके मार्क्स आएंगे, राइट। ये एक सजेस्टेड है, दैट मीन्स कि क्या होना चाहिए, राइट। तो अलग अलग डिफरेंट बुक्स है, डिफरेंट नोट्स बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे पूरे के पूरे जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, उन सभी क्वेश्चन, टोटल 34 क्वेश्चन थे, उन सभी का आंसर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। इसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक्स का सेट है, तो एक तो सेट है 5811, उसके अलावा 581213, तो ये 3 सेट हो गया, 58/1/2 3 1, ये सारे का। साथ साथ में जो आपका सेट है 58 2 और 3, इसका भी आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा, राइट। क्वेश्चन जो होता है ना, सेट ए सेट बी और यू कैन से सेट 1 सेट 2 सेट 3, ये सारे सेट के क्वेश्चन जो होते हैं सेम ही होते हैं। 2-4 क्वेश्चंस क्या होता है डिफरेंट होता है, और क्वेश्चंस का नंबरिंग ऊपर नीचे होता है, राइट। तो ये चीज ध्यान रख लेना। तो जिनके पास भी सेट ए है या सेट 2 है या सेट 3 है, 1 2 3 4 5 जो भी सेट है, तो उसका सेम आपको इस वाले पीडीएफ में आंसर मिल जाएगा, बस फर्क होगा क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा। तो फिलहाल ये मेरे पास सेट जो है 58/1/1 करके है, यानी सेट 1 का है। तो इसका सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कराने वाला हूँ। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका क्या, इन the context of current account transaction, the balance of payment identify the incorrect statement from the following: export of goods and services recorded as credit item, import of goods and services are recorded in debit item, all transfer payments are recorded as debit item, and all transfer receipts are recorded as debit। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है ना, वो आपका होना है डी। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखो जी यहाँ पे क्यों होएगा, क्योंकि वो जो आइटम है वो क्रेडिट में लिखते हैं ना कि डेबिट में लिखते हैं। कौन सा, जितने भी ट्रांसफर रिसीट्स जो होते हैं ना, वो आपका डेबिट में नहीं आता बल्कि क्रेडिट में आता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होना है, 1। वैसे तो एमसीक्यू का सारा आंसर आप लोगों ने ऑलरेडी मैच करा लिया होगा जल्दी जल्दी में, मेनली हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, डोंट वरी। बट मैं आपको कहा ना, प्रॉपर एक एक चीज विद एक्सप्लेनेशन सारे सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। एमसीक्यू हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कोई सा भी हो, तो आप प्रॉपर ध्यान से देखना। जिनको सीधा सीधा लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन पे आना है, वो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके वहां से आप लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 है, इसमें से आपको मैच कराना है और बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट पेयर है, कौन सा करेक्ट पेयर है, करेक्ट। तो इस वाले क्वेश्चंस में जो करेक्ट पेयर आपको ढूंढना है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंड के सामने सेकेंड, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप इक्वल्स टू प्रॉफिट। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का इनकम क्या होता है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी इनकम मेनली उस बिजनेस से कमाया हुआ प्रॉफिट होता है। बाकी के सारे ऑप्शंस क्या हैं, गलत है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। साथ साथ में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। तो जिन लोग को ये पीडीएफ चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप व्हाट्सएप कर दो फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप करो मेरे को, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल से भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेकेंड स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है और इसमें से आपको बताना है। तो पहला कह रहा है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एन अमलगमेशन ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैनेज में क्या होता है, फ्लेक्सिबल एज वेल एज फिक्स। फिक्स के अंदर गवर्नमेंट भी क्या करती है, इंटरफेयर करती है।
साथ में कह रहा है स्टेटमेंट 2 मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड। तो आंसर क्या है? हाइब्रिड, बिल्कुल सही है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को हाइब्रिड सिस्टम भी कहा जाता है। तो इस वाले का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बोथ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका ऑप्शन जो है आपका 3 वाले क्वेश्चन का थर्ड वाला है, सी ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है मैंने। ओके, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है? क्वेश्चन कहाँ चला गया? ये रहा 1-1। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है ये आपका, इरफान बोरोज 80,000 टू फाइनेंस हिज कॉलेज फी। ही प्लान्स टू बिगिन रीपेइंग द लोन इन 6 months आफ्टर ग्रेजुएशन, मेकिंग पेमेंट ओवर अ स्पैम ऑफ 10 years। तो ये आपसे कह रहा है किसी ने, एक स्टूडेंट है, उसने 80,000 का लोन लिया और 6 महीने के बाद, जब ग्रेजुएशन कर लिया उसके 6 महीने के बाद वो क्या कर रहा है, उसको 10 साल के टर्म में उसको पे करते जा रहा है इंस्टॉलमेंट में। आई कर आपको चूज करना है, इट इज अ मीडियम एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट स्टोर। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, क्यों? डेफर्ड का मतलब ही होता है फ्यूचर में पेमेंट करनी, ठीक है। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर में आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। वन ऑफ दी क्या है, फीचर्स ऑफ मनी, ठीक है। मनी का एक फीचर्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, सब चीज बता दिया है। बोरो मनी एंड नाउ रीपेइंग, दिस इज कॉल्ड सेटल डेब्ट इन द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। कह रहा है क्या आपका, इन इकोनॉमी मेक्स एन इंटरसेप्ट एट अ नेगेटिव वैल्यू 50 करोड़। सेविंग कर क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है नेगेटिव वैल्यू 50 करोड़। इन द इकोनॉमी 20% इंक्रीज इन इनकम, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम। तो 20% इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, सेव हो रहा है। तो ये आपका जो 20% है ये एक्चुअली में एपीएस है। एपीएस भाई, इनकम क्या हो गया है, 20% ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। एपीएस नहीं, ये आपका हो गया कौन सा, हाँ जी, ये आपका एपीएस नहीं बल्कि एमपीएस हुआ ना, इंक्रीज चेंज वाला हुआ। तो इसलिए ये जो चेंज हुआ है कहाँ गया, तो ये आपका एमपीएस है। क्या कहते हैं उसको, एमपीएस इक्वल्स टू 20%। तो आप ये कह सकते हो एमपीएस इक्वल्स टू 20/100 इक्वल्स टू 0.2। तो एमपीएस 0.2 है, तो एमपीसी 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.8 आ जाएगा, बिकॉज दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। अब आगे कह रहा है क्या, आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वैसे एमपीसी निकालने की जरूरत नहीं था, सीधा सीधा के इक्वल्स टू 1/एमपीएस होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 5। तो इसलिए आपका आंसर 5 होगा। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके, तो ये जो है आपका 50 करोड़ तो नेगेटिव वैल्यू था, और ये जो है आपका एमपीएस है। तो इसमें इसका 50 करोड़ का कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 20% एमपीएस निकालो 0.2, और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1/एमपीएस होता है, तो वहाँ पे डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। जानबूझ के मैं क्वेश्चन इसमें से दिखा रहा हूँ, ठीक है, और आंसर वहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो इसका बी आंसर है। 6 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 6 वाले क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दिया हुआ। कह रहा पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर करेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय पब्लिक, पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल एंड राइवरस इन द नेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो है ऑप्शन कौन सा, सी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन है आपका सी, दैट इज assertion is true but reason is false। assertion is true but reason is false, ये चीज ध्यान रख लेना है। इस पे आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बिकॉज जो पब्लिक गुड्स होता है आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलस, मीनिंग दे कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन विदाउट रिड्यूसिंग देयर अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। बट जो आपका पब्लिक गुड्स है ये तो आपका क्या है, इनकरेक्ट है। पब्लिक गुड्स क्या होता है, पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलस, ये चीज होती है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर आपका जो करेक्ट होएगा कौन सा होएगा, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन 7 पे। तो क्वेश्चन 7 भी आसान है। कह रहा है आपका नेशनल इनकम यानी कि वाई गिवन है 4000 और एपी सी गिवन है 0.8। यहाँ से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। ओके, तो एपी सी गिवन है, एपी सी इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन वाई होता है। एपी सी है 0.8, इनकम दिया हुआ है 4000। तो क्या सी निकाल सकते हो, आंसर इज जस्ट 8 4 जा कितने हो जाते हैं, 8 4 जा 3200। ओके, ये 4000। तो सी अगर 3200 है और आपसे कैलकुलेट करवा रहा है सेविंग, तो सेविंग कैसे हो जाएगा, y इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। तो y है 4000, सी आपका आ गया 3200, तो एस कितना हो जाएगा 800। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 800 होएगा ना। हाँ जी, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ए पी सी सी अपॉन वाई, सही है। दी
वैल्यू ऑफ सेविंग वुड बी, या आप इस टाइप से भी निकाल सकते हो। इसका करेक्ट आंसर 200 करोड़ कैसे आ जाएगा, एक सेकेंड दो, एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे 800 कर लेना है, ये जब इंटू करेंगे तो 800 ही होएगा, 800 करो तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बी नहीं इसका, ऑप्शन डी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसमें ये यहाँ पे मिस्टेक था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं क्या, इन दी कंटेक्स्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट के बारे में कह रहा है आपसे, डिपॉजिट रिसीव्स आर लायबिलिटीज फॉर कमर्शियल बैंक्स, दे आर क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट इन इकॉनमी, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, बिल्कुल सही है, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ, नहीं। तो कमर्शियल बैंक जो है रिजर्व बैंक के बिहाफ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, बाकी सारे सही हैं भाई। क्रेडिट करता है, उसके अलावा डिपॉजिट करता है जनरल पब्लिक से, उसके अलावा रिसीव लायबिलिटीज फॉर कमर्शियल बैंक। तो ऑप्शन जो है आपका ए विल बी दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आ जाओ जी, इसका ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये वाला आएगा, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। प्रॉपर रीजन के साथ साथ मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो एमसीक्यू वाला जैसे ही खत्म होगा लॉन्ग क्वेश्चंस के भी आंसर कराएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट वाला जो है ये तो बहुत ही आसान है, 600 है और 450 जो है आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर लो तो ये आपका सरप्लस 150 आ जाएगा, सरप्लस 150 आ जाएगा। ये लो यहाँ पे सॉल्यूशन सबसे बताया, बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। तो आपने एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना है, तो 150 आ जाएगा, तो दैट विल बी योर करेक्ट, और वो आपका सरप्लस। क्वेश्चन 10 पे आओगे, ये कॉलम 1 और 2 करेक्ट पेयर चूज करने को बोल रहा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट पेयर होगा वो ऑप्शन होगा प्राइवेट गुड्स। इसमें बहुत सारे लोगों ने इसको लगाया हुआ है, कैपिटल गुड्स इक्वल्स टू बोरिंग्स, ये ऑप्शन गलत है, ये ध्यान रखना, ये गलत है। इनडायरेक्ट टैक्स इज फेयर ट्रेडर, फ्री राइडर, फ्री राइडर थोड़े भाई। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, टैक्स रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर आता है। नॉन टैक्स रिवेन्यू ऑल्सो कवर्ड अंडर रिवेन्यू रिसीट्स, नॉन टैक्स में फीस एंड फाइन्स होता है, ये तो गलत है, ये इसका होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स का। और नॉन टैक्स रेवेन्यू ये इसका है ही नहीं, ये एक्चुअली में है ही नहीं। फ्री राइडर क्या होता है, फ्री राइडर बेसिकली आपका ट्रांसफर इनकम आप कह सकते हो, ठीक है, फ्री में जो चीज़ें हैं वन साइडेड। तो आपका करेक्ट आंसर शुड बी डी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस वाले में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा है, विच वन, क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। तो इसका ध्यान से करना है, ये वाला करेक्ट पेयर है, दैट इज डी, 100% ट्रू, ठीक है। तो इसमें कई टीचरों ने गलत बताया हुआ है, तो इसको ध्यान से कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है। ये 3 मार्क्स का सवाल है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एज वेल एज नेट एक्सपोर्ट। तो इसका सॉल्यूशन आ जाओ जी यहाँ पे, इसका एक बार आप सही से कर लेना, ठीक है जी। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका यहाँ पे है। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा 7300। एक बार आप इसको सही से कर लेना। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो NVE एट FC कैसे निकालोगे, यहाँ पे दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस OS, इंक्रीज इन अनस्टॉक सेल्स भी दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल नोन एज डेप्रिसिएशन, सब्सिडी है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इन दोनों को करोगे तो NIT आ जाएगा आपका। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है जो कि इनकम मेथड का है, ये बेकार है, इसका कुछ नहीं करना है। इंक्रीज इन स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक, यही दिया हुआ है आपका। सेल्स दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज को माइनस करते हैं, सेल को ऐड करते हैं, चेंज इन स्टॉक को आप क्या करते हो, प्लस करते हो। बट इंक्रीज इन स्टॉक दिया हुआ है, आप ध्यान से देखना यहाँ पे। तो जैसे इसने ये रहा सब चीज लिखा हुआ है, चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज, तो ये आपका आ जाता है क्या, वैल्यू एडेड, ठीक है। और ये दोनों को करते हो तो वैल्यू एडेड आता है। फिर आपको कैलकुलेट क्या करना होता है, नेट, इसे आप लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी बोलते हो, ओके। फिर उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लो, तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करा है, ऐड नहीं करा, ये माइनस है, डेप्रिसिएशन और ये दोनों माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन, जैसे मर्जी वैसे कर ले आप। तो वैल्यू एडेड पहले तो यहाँ से यहाँ निकाल लोगे, ठीक है। फिर इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर आप यहाँ पे प्लस का साइन देके, प्लस कह रहा हूँ, माइनस का साइन देके इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर लोगे, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर इस टाइप से आ जाएगा 7300 करोड़, राइट। यहाँ पे ये प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इस टाइप से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, डिस्टिंग्विश है, तो इसका अदर ऑप्शंस भी है। तो डिस्टिंग्विश तो आप अपने बुक से थ्योरी वाला क्वेश्चन आसानी से डिस्टिंग्विश लिख सकते हो, बट स्टिल मैंने एक सजेस्टेड आंसर दे दिया, आप चाहो तो ये लिख के आ सकते थे, या ये भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, राइट। 3 मार्क्स का है तो मेनली आपको
3 मार्क्स का है तो 3 डिफरेंशिएशन पॉइंट लिखने हैं, आप इसमें से 1 2 3 भी लिख लोगे, दैट विल बी सफिशिएंट, 4 लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट हैज लॉन्च इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन टू प्रमोट टूरिज्म इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्रीज, elaborate the impact of this campaign on foreign exchange reserves and balance of payment। तो सिंपल बोलूँ, अगर टूरिज्म के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत बढ़िया लॉन्च किया है प्लान, तो उससे क्या होगा, टूरिस्टर लोग इंडिया में आएंगे, टूरिस्टर लोग इंडिया में आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज का क्या हो जाएगा, बताओ जी बताओ, सप्लाई बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज बहुत सारे आ जाएंगे, फॉरेन लोग आएंगे, खर्चे करेंगे, फॉरेन करेंसी लेके आएंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा, राइट। ये आपका क्वेश्चन था 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए आप क्या लिख सकते थे, तो इसमें इम्पैक्ट मेन लिखना है आपको, इम्पैक्ट तो 3 चीजें, एक तो इंक्रीज होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, दूसरा आपका पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, पैसे आएंगे हमारे यहाँ, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है नॉर्मली डेफिसिट में होता है, तो डेफिसिट ना होकर क्या होगा, अब हमारा पॉजिटिव वे में जाएगा, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ साथ में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी पे बूस्ट, बढ़िया असर पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। हायर एम्प्लॉयमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, लोकल बिजनेस, इन सबका क्या होगा, अच्छा ग्रोथ होगा। तो ये आप आंसर इसमें अपना आप लिख सकते थे, दो दो हेडिंग देके दो दो लाइन इसमें लिख दोगे तो आपका आंसर 3 में 3 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13, अंडर दी आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू दी प्रॉपर sections of the society, identify and explain the nature of budget expenditure and its objective indicated in the given statement। तो इसका आप आंसर क्या लिख सकते हो या लिख सकते थे, आप यहाँ पे आ जाओ, मिला लो। तो इसमें आपको आंसर लिखना है क्या, नेचर ऑफ बजट कैसा है, तो ये आपका रिवेन्यू नेचर का है, बिकॉज इट इज अ रेकरिंग एक्सपेंडिचर एंड इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स और लायबिलिटी। तो इससे आपकी लायबिलिटी भी नहीं घटती है और एसेट्स भी कोई इंक्रीज नहीं होता है। किस चीज़ से, जब आप फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, तो खर्चे तो करे लेकिन बदले में क्या हो गया, कोई एसेट्स इंक्रीज नहीं हुआ और कोई आपका लायबिलिटी भी डिक्रीज नहीं हुआ, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो बताओ जी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या वेलफेयर ऑफ द पुअर, रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो ये आप आंसर लिख सकते थे इस टाइप से, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14, सपोज इन एन इकोनॉमी प्राइमरी डिपॉजिट्स आर 500, रिजर्व रेशियो इज 25%, ये भी न्यूमेरिकल है, द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड एंड टोटल लेंडिंग बाय, ये आपका बैंकिंग वाले चैप्टर से है, मनी मल्टीप्लायर वाला जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो इसको सही से करा हो। तो यहाँ पे आ जाओ, इसका आप किस टाइप से सॉल्यूशन कर सकते थे, तो देखो जी यहाँ पे ये लो जी फार्मूला, ठीक है। तो इसमें वैसे आना है टोटल 15,2000 और फार्मूला फॉर टोटल लेंडिंग एंड फार्मूला फॉर टोटल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट आपका 2000 करोड़ और 1500, ये कैसे आया, तो यहाँ पे एक्सप्लेन सारा किया हुआ है। आपकी प्राइमरी डिपॉजिट है 1500 और रिजर्व रेशियो है 25%, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, हाँ जी, तो ये लो टोटल डिपॉजिट्स ओके इक्वल्स टू रिजर्व रेशियो प्राइमरी डिपॉजिट, तो इसको आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 5000 कैसे लिख लिया, ये 200 होएगा, फिर एक जीरो कम हो जाएगा, ठीक है। 500 इंटू 25 कर दोगे तो कितना होगा, 200 ही होगा, तो 200, इट शुड बी 200, ओके, इट शुड बी 200। तो यहाँ पे एक एक जीरो थोड़ा सा ये आप सही कर लेना, राइट, हाँ जी, इट शुड बी 200। तो यहाँ पे भी आपका ये 150 हो जाएगा, फिर 200 माइनस 5, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड इसको करेक्ट कराने दो, हाँ जी, ये यहाँ पे इसको ठीक कर लो, ये सही है आंसर, ये 2000 ही है ना, 2000 ही होएगा। देखो जी देखो, आप ऐसे करोगे भाई, सबसे पहले आप मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन रिजर्व रेशो होता है, तो 1/25% करोगे, या यू कैन से 1/025 करोगे, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा क्या, हाँ जी। तो आपका मनी मल्टीप्लायर क्या कितना आ गया, मनी मल्टीप्लायर आपका आ गया जी 4। अब 4 आ गया और आपका इनिशियल डिपॉजिट 500 है, तो सिंपल सिंपल 500 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 2000, तो 2000 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिपॉजिट्स हो जाएगा, ओके। और ये बोला हुआ है आपसे टोटल लेंडिंग्स, तो अगर प्राइमरी डिपॉजिट कितना है 500, तो सिंपल सिंपल इस टोटल डिपॉजिट में 500 हटा दो, तो आपका 1500 क्या हो जाएगा, आपका लेंडिंग्स हो जाएगा, राइट, बिकॉज आपका रिजर्व रेशियो है 25% ना, तो 25% करोगे ये तो 500 है, तो ये 500 अगर टोटल डिपॉजिट आपके पास है, इसमें से 25% अलग से रिजर्व में निकाल लोगे, तो बाकी 1500 को ही आप क्या कर पाओगे,
आउटसाइडर को दे पाओगे। अगर ये बैंक है, बैंक के पास टोटल एक तरीके से 2000 है, तो 2000 में से 25% रिजर्व में रखेगा और बाकी 1500 वो एज अ लोन पर्सनस को या पब्लिक को प्रोवाइड कराएगा। ये 2000 कैसे आया, तो इनिशियल जो डिपॉजिट था इंटू 1 मनी मल्टीप्लायर जो आप करते हो, मनी मल्टीप्लायर दैट इज कितना है आपका 25% यानी कि 0.25, राइट, ऑल्सो नोन एज 4। तो 500 इंटू 4, तो इस टाइप से आप इसका आंसर आएगा आपका कितना 1500 और 2000 एग्जैक्टली 100% करेक्ट आंसर है। तो ये आपका 14 का आंसर इस टाइप से करना था। जिन लोगों ने करा होगा उनको पूरे पूरे 4 मार्क्स 2 और 2 4 मार्क्स मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या इक्विलिब्रियम वाला, राइट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है ये। कंजम्पशन फंक्शन गिवन है 200 प्लस 0.75 वाई, सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वाई इज नेशनल इनकम। ये नहीं बताता तो वी नो। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 4000 करोड़, इन्वेस्टमेंट है आपका 4000, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वही एस होता है आपका। आगे कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या होता है सी प्लस एस बोलो या सी प्लस आई, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पे दोनों क्या होता है सेम होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडी। तो अगर I को और ये जो कंजम्पशन है इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, और ये कह रहा है क्या टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। एक और में भी है एक्सप्लेन दी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन दी एक्स एंड सेविंग ग्रेटर देन एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन आ जाओ जी यहाँ पे, सीधा सीधा सॉल्यूशन आपको करवा देते हैं। तो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है, ओके। अब कंजम्पशन फंक्शंस ये कितने बार लिख दिया, हाँ जी, ये कंजम्पशन फंक्शन है और ये आपकी दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉल्ड आई। तो यहाँ पे आ जाओ जी y इक्वल्स टू क्या होता है c प्लस आई होता है, तो इसमें वैल्यू आप पुट कर दो सारे सारे, y इक्वल्स टू c प्लस आई होता है, तो इसमें आप वैल्यू पुट करो। c कितना दिया हुआ है, ये ऊपर में गिवन था ना 200 प्लस 0.75y प्लस इन्वेस्टमेंट आपका 4000, राइट, और ये है y। तो अब आप ये y को y माइनस 0.75y इधर पे आ जाएगा और इक्वल का साइन यहाँ पे आपका 200, तो ये 4200 आ गया। तो 0.25 y इक्वल्स टू 4200, तो y इक्वल्स टू 4200 डिवाइडेड बाय 0.25, तो आपकी ये आ जाएगी कितने रुपीज़ 16800। एक बार चेक कर लो, 4200 डिवाइडेड बाय 0.25, 16800 विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये आपकी हो जाएगी y इनकम, नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम आ गया। अब और क्या पूछा था सेकंड में, आपसे पूछा है कि भाई टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो y अगर आ गया तो यहाँ पे कंजम्पशन 200 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई कर दो 16800 से, तो वो आ जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, तो आएगा आपका आंसर 12800। कैसे 16800 जो आया है इसमें इंटू 7.5 कर दो प्लस 200 इसमें जोड़ दो, तो ये 12800। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। 2 मार्क्स इसके हैं और 2 मार्क्स इसके हैं, तो 2 मार्क्स आपके नेशनल इनकम के हैं और 2 मार्क्स आपके कंजम्पशन कैलकुलेट करने के। तो आपका यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम तो आया है कितना 16800, करोड़ है तो करोड़, लैक्स है तो लैख, करोड़ है तो ये करोड़ में आ जाएगा, ओके। एंड 12800 आपका क्या आ जाएगा कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है 1 2 और 3, इसमें 3 क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। तो इसका भी सॉल्यूशन आ जाओ यहाँ पे। 15 का बी, इसमें ऑप्शन बी वाला था, तो बी वाला जिन लोगों ने ये करा है उसके लिए भी आप क्या आंसर लिख सकते हो। तो ये रहा थ्योरी का आंसर, एक्स एंड ऑल्सो नोन एज प्लान्ड सेविंग्स इज ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। जब आपका एक्स एंड सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होएगा तो आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड में सॉरी फॉल होगा। एज अ रिजल्ट फॉर्म रिड्यूस प्रोडक्शन लीडिंग टू लोअर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से इनकम भी घट जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी घट जाएगा। विद फॉलोइंग इनकम हाउस होल्ड रिड्यूस दियर सेविंग्स, ब्रिंगिंग सेविंग्स इन द line with investment, the adjustment continues until actual saving equals to actual investment। तो ये कंटिन्यू डिक्रीज होता रहेगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए, ठीक है, दोनों जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक वो डिक्रीजिंग होता रहता है। 16 की ए पे आते हैं, मेंशन द नंबर ऑफ न्यू प्राइज मॉनिटरी सेंटर सेटअप बाय गवर्नमेंट। 16 का ए, ठीक है, यहाँ पे है ना, मेंशन द नंबर ऑफ न्यू प्राइज मॉनिटरिंग सेटअप। ये आपका एक तरीके से केस स्टडी था, इसको पढ़ना है, इसके आंसर निकाल के देना है। तो इसमें आप लिख सकते हो तो बैन ऑन एक्सपोर्ट एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, ये सारा आप रीड कर सकते हो, ठीक है, घर पे पूरा रीड कर लेना।
और इसका आंसर आप सीधा सीधा इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हो कि एक्सपोर्ट पे आपको बैन लगाना है और इंपोर्ट को कम करना है। इसमें हो क्या रहा होगा ना, बेसिकली क्या कह रहा है, प्रोएक्टिव मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट डोमेस्टिक सप्लाई एंड रिड्यूस प्राइस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, घटा दो और इंपोर्ट को कम कर दो। इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा क्या होगा, बाहर का सामान नहीं आएगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और एक्सपोर्ट को हम क्या करेंगे, बैन करेंगे तो डोमेस्टिक सामान ही क्या होगा, ज़्यादातर लोग खरीदेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सारी चीज़ें। फिर है क्या, एक्सप्लेन एनी वन मॉनेटरी मेजर्स यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई मॉनेटरी मेजर, मॉनेटरी में बहुत सारे आते थे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी होता है। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन रेट पे इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, आपका कैश रिजर्व रेशो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें कह रहा है वन मॉनिटरी, तो आप क्या करोगे, रेपो रेट को क्या करोगे यहाँ पे इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से बैंक रेट को आप बढ़ा दोगे, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो भी आप लिख सकते हो, इसको इंक्रीज कर दोगे। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो आप इंक्रीज कर दोगे। बैंक रेट को आप बढ़ा दो। कोई एक मेजर लिखना था तो कोई एक भी लिख दोगे, दैट विल बी सफिशिएंट। और यू कैन ऑल्सो रेपो रेट को भी आप बढ़ा सकते हो इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए। आई फॉर इन्फ्लेशन होता है, आई फॉर इंक्रीज, ये मैंने रिविजन वीडियो में कराया था। डिफ्लेशन होता तो डिक्रीज होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 17। इसमें कह रहा है explain any two precautions to be adopted while eliminating national income by expenditure method। तो एक्सपेंडिचर मेथड से आपको दो प्रिकॉशंस लिखनी है। थ्योरी का सवाल आ गया, थ्योरी वाले बच्चे ज़्यादातर पढ़ के नहीं जाते हैं, बट यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन दे दिया है। हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलवेज मीन्स हायर पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट एज द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। 3 and 3 6 मार्क्स का था। इसके और में है पॉइंट नंबर बी, ये और है, या तो आपको ए करना है या बी वाला क्वेश्चन करना दोनों है। ए का दोनों पॉइंट एक साथ और बी का दोनों पॉइंट एक साथ। ऐसा नहीं कि इसका ए कर लो इसका ए, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसमें दोनों एक साथ या ये दोनों बी का। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, तो ज़्यादातर बच्चों ने ये लिखा होगा स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल में डिफरेंस बताना है विद एग्जांपल। एक्सप्लेन दी कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते थे अगर याद है तो। कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है जी, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग, दैट इज आल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एज पर इनकम मेथड एस्टिमेटिंग नेशन। तो ये आसान था, तो बी वाला ज़्यादातर बच्चों ने करा होगा, बट मैं आपको दोनों का सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको प्रिकॉशंस लिखना है, ठीक है ना, प्रिकॉशंस में आप लिखोगे अवॉइड डबल काउंटिंग एंड एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, फ्री वाली चीज़ें होती हैं, तो फ्री वाली चीज़ें हम नेशनल इनकम में हम ऐड नहीं करते हैं। और डबल काउंटिंग जो चीज़ें होती हैं, जैसे फाइनल गुड्स का जो हम वैल्यू ऐड करते हैं, तो कई बार उसमें परचेजेस की भी वैल्यू ऐड हो जाती है इनपुट वाला, तो इनपुट वाला हटाने के लिए हम माइनस करते हैं, तो इसलिए डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है और ट्रांसफ़र पेमेंट्स को एक्सक्लूड करना है, ये आप लिख सकते थे। उसके अलावा सेकेंड वाले में हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलवेज मीन्स हायर पर कैपिटा इनकम, तो इसमें आपको लिखना है क्या, रिफ्यूटिंग दिस स्टेटमेंट बिकॉज जीडीपी डज नॉट ऑलवेज, क्या होता है, अगर इनकम ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी रेट हमेशा हाई ही रहेगा। ये आपको थ्योरी का सब्जेक्ट है, उसमें बहुत बढ़िया से डिटेल में पढ़ना होता है, तो कई बार ये चीज़ छोड़ के जाते हैं बच्चे। तो ज़्यादातर मेरे को पता है कि ए बी छोड़ के गए होंगे, उसका ऑप्शन बी वाला ही आंसर लिखा होगा आप लोगों ने, बट ए बी भी आप लिख सकते थे। तो इसमें आपको लिखना था क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से ऐसा होता है, इन्वायरमेंट कॉस्ट की वजह से, ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन इग्नोर एंड इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट होता है। तो क्या है, जीडीपी डज नॉट ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं, इंडिकेट हायर पर कैपिटा एबिलिटी और बेटर वेलफेयर ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजन। तो नॉट ऑलवेज, राइट। तो ये चीज़ आपको लिखना है और साथ में ये बता देना है बिकॉज कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है हमारे इंडिया में, अनइक्वल है या इकोनॉमी अनइक्वल होता है, तो इसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि आपका जीडीपी इंक्रीज होगा तो पर कैपिटा इनकम हाई ही होएगा, क्योंकि जीडीपी इंक्रीज होती है, कई बार क्या होता है जीडीपी इंक्रीज सिर्फ अमीर लोगों की इनकम बढ़ने से होती है, सभी लोगों की नहीं होती, पुअर लोगों की। फिर वैसे इन्वायरमेंटल कॉस्ट की वजह से, उसके अलावा नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स को कई बार इग्नोर किया जाता है, उसकी वजह से सभी लोगों का पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ता, और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है कई बार। तो जीडीपी बढ़ा लेकिन साथ में गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस भी बढ़ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि लोगों की इनकम बढ़ी पर कैपिटा, भाई खर्चे भी ज़्यादा बढ़ गए, इनकम बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ गए, जीडीपी बढ़ा खर्चे भी बढ़ गए, तो आप ये कह सकते हो। तो इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम क्या है, जरूरी नहीं है कि इंक्रीज होगा ही होगा, तो ये आपको लिखना था। अब सेकेंड वाला तो आसान है, स्टॉक एंड फ्लो में आता जी, ये है स्टॉक, ये है फ्लो। स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, और फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। स्टॉक का मतलब क्या है आपका, ये स्टैटिकल कंसेप्ट होता है, ये डायनेमिक होता है, ये प्रॉपर अच्छा से आपका डिफरेंस दिया हुआ है आपके बुक में, आप वहाँ से आसानी से कर सकते थे। और
एग्जांपल लिखना है तो वेल्थ, मनी, कैपिटल, स्टॉक, इनकम, ये, और इसमें आपका आ गया जीडीपी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी आ जाती हैं। ओके, इसमें आपका इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, और इनकम क्या होता है, नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते हैं। इनकम 1 साल का होता है, 3 महीने का, 1 महीने का, तो ड्यूरिंग द पीरियड होता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी पूरे साल में कितना किया, जीडीपी पूरे 1 साल का, सेविंग 1 साल, 6 महीने, 2 महीने। लेकिन जो आपका कैपिटल, स्टॉक जो होता है, स्टॉक ऑन अ पर्टिकुलर डेट पे होता है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। कैपिटल जो होता है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। वेल्थ, आज के डेट में कितनी वेल्थ है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। ओके, वेल्थ एंड इनकम, ये रहा। नेक्स्ट है इसका बी वाला पोर्शन। तो प्रॉफिट के 3 पार्ट ऑलरेडी मैंने बता दिए, कौन कौन से, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, एंड कॉर्पोरेट टैक्स ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है जी, तो ऑल्सो नोन एज क्या, कॉर्पोरेशन टैक्स या प्रॉफिट टैक्स भी कहते हैं इसको। तो ये 3 आपके कॉम्पोनेंट होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर कॉम्पोनेंट होता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और फर्दर प्रॉफिट में आपका ये होता है। तो आप आसानी से लिख सकते थे, कोई इश्यू वाली बात है नहीं, फार्मूला भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18th वाला, एक सेकंड देना। हाँ जी, तो यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट वाला जो बुक है आपका सेकेंड, उसके क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, बाकी के क्वेश्चन आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म, या यू कैन से शॉर्ट टाइप, 3, 4 और 6 मार्क्स वाले। तो 18th वाले का आपका आंसर क्या है, डैश सेक्टर वाज प्राइमरी फोकस ऑन ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कौन सा, हाँ जी बताओ जी फटाफट। ये है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, 1958 से लेके 1962 के बीच ग्रेट लीप फॉरवर्ड बोला जाता है, जिसके अंदर चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया था, अंडर माओ जेडोंग, ठीक है जी, प्रेसिडेंट थे उनके, द रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज द इकोनॉमी एंड शिफ्ट फ्रॉम एग्रीगेरियन सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल पावर हाउस। और जिसके वजह से आज के डेट में क्या है, चाइना इज सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोडक्शन हब है, वहाँ पे सभी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, आप सिंपल ये समझ सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग हब है वो। तो इसी की वजह से 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट द रीसेंट फिनोमेना इन द डिमांड फॉर रिसोर्स ऑफ रिसोर्सेज सरपासेस दियर सप्लाई। डिमांड जो है सरपासेस, तो किसकी वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस इसको बोलते हैं बेसिकली, डिमांड फॉर रिसोर्स सरपासेस दियर सप्लाई। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उसकी कम है, तो बेसिकली क्या है, क्राइसिस का सिचुएशन है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस का सिचुएशन है। तो यहाँ पे आसानी से आप ये टिक लगा सकते थे, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है 19 का, ये दो ना, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो, इंडस्ट्रियल ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पे आपका हो जाएगा इन्वायरमेंटल क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट भी आ जाओ, ठीक है जी। तो पार्ट भी ये बेसिकली क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड वाले जो आपके लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है, ये जो आपके विकलांग वाले पर्सन होते हैं उनके लिए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर लिखना है आपको, फॉसिल फ्यूल लिखना है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल, दैट इज बी ऑप्शन। क्यों होएगा, क्योंकि इसके आंसर ये है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट रिड्यूस पॉल्यूशंस, इट हेल्प्स सस्टेनेबल फार्मिंग कंजर्वेशन, और बी जो होता है कंट्रीब्यूट्स कार्बन इमिशन एंड एलिमिनेट दी चेंज मेकिंग दी अनस्टेबल। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है आपका यही फॉसिल फ्यूल ही होएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है आपको बताना है। तो सबसे पहला कह रहा है, हायर्ड वर्कर्स मे बी रेगुलर सैलरीड वर्कर्स और कैजुअल, बिल्कुल सही है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। तो बताओ, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में नहीं होता, अर्बन एरिया में, सिटीज़ में लोग सैलरी बेसिस काम करते हैं, रूरल एरिया में तो ज़्यादातर लोग अभी भी किसानी और खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है ना। तो रूरल एरिया में भाई नौकरी थोड़ी ना मिलती है, तो इसलिए ये वाला तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला आपका सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्यों है, रीज़न यहाँ पे आपको बता दिया, सैलरीज वाले नहीं होते हैं गाँव में, रूरल एरिया यानी एग्रीकल्चर ही काम करते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होना है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप ऑप्शन ए लिख सकते हो। इसका तो आपका था फॉसिल फ्यूल, बी ऑप्शन, और इस वाले का आपका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 100% ट्रू। क्वेश्चन 21 में आपको 2 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2, आपको इसमें मैच कराना है। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ, दिस इज कॉलम 1 कॉलम 2। इसका करेक्ट आंसर जो होना है ऑप्शन डी होना है, दैट इज मॉडर्नाइजेशन एज अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, चेंज इन सोशल आउटलुक। इसका क्यों हुआ, इसमें भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था। तो इसका आंसर यहाँ पे देखो जी, ये यहाँ पे ये आप टिक लगा लो, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों है,
तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि चेंज इन सोशल आउटलुक का मतलब क्या है, 5 ईयर प्लान की वजह से क्या है, नया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आएगा और जिसकी वजह से सोशल एटीट्यूड्स वगैरह क्या है, सोशल इन्वायरमेंट आपका चेंज हो जाएगा। बाकी जितने भी है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी ये जितने भी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये कह रहा है क्या आपसे, सब्सिडीज, तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। तो भाई सब्सिडीज जब दिया जाएगा तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड, नहीं, आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज ये क्या होगा, सब्सिडी रेफर्स टू फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू सपोर्ट इंडस्ट्री, फार्मर्स एंड बिजनेस, नॉट रिलेटेड टू इम्पोर्ट। इम्पोर्ट वाले को सब्सिडी नहीं मिलती है, जो डोमेस्टिक होते हैं उसको मिलता है। लैंड सीलिंग क्या होता है एग्जैक्टली, तो लैंड सीलिंग क्या है, आईपीआर 1956। करेक्ट आंसर, लैंड सीलिंग रेफर्स टू मैक्सिमम अमाउंट होता है ना कि मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ था ना कहीं, हाँ जी, लैंड सीलिंग में आपको क्या लिखा हुआ है, लैंड सीलिंग एलिमेंट ऑफ आईपीआर, ये क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ जी, तो ये नहीं होता। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये भी नहीं होता, ये ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब क्या था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड कैन ओन इंश्योर लैंड टू द टीलर, और इसमें उसने लैंड टीलर लिखा हुआ, दैट इज इनकरेक्ट। तो आप सिंपल सिंपल डी ऑप्शन करेक्ट आप लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 22, इन शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट अकरिंग एज पीपल ट्रांजिट बिटवीन जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेफिनेशंस आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटेड, चूज। वैसे भी आपने एमसीक्यू तो मिला ही लिया होगा, ठीक है ना, इसमें कोई इतना मेन नहीं है, मेन तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसको अभी आपको डिस्कस करा दे रहा हूँ। तो इसका तो आपको लिखना है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। 23 वाले का आपको आंसर्स, क्वेश्चंस, अजर्शंस और रीजंस वाला है। इसमें आपको करेक्ट आंसर ए बताना है, ठीक है जी। रीजन और अजर्शंस बोथ आर करेक्ट, बिकॉज चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एंड प्रायर द इकोनॉमी रिफॉर्म्स, public investment in social infrastructures by China resulted in better human investment, both are absolutely correct है, ठीक है। ये रहा इसका, यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्रिक्शन और ए वाला। इसका ये डायग्राम दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इमेज केयरफुली, आइडेंटिफाई द ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट हैज सक्सेसफुली रिप्लेस्ड फॉरेन गुड्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, फॉरेन गुड्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी लिखना है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है जी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, बिकॉज इट रिड्यूसेस रिलायंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बाय इंकरेजिंग डोमेस्टिक गुड्स। तो इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट, हम नॉर्मली क्या करते हैं ना, इंपोर्ट अगर कोई गुड्स कर रहे हैं तो पहले इंपोर्ट वगैरह करते थे, ये वैसे इसमें सही से दिख नहीं रहा, पहले हम लोग फॉरेन से, और आजकल डोमेस्टिक घर पे ही क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया कार वगैरह डोमेस्टिक इंडिया में ही बना रहे हैं, तो इंपोर्ट कम करना पड़े और डोमेस्टिकली हम गुड्स वगैरह का प्रोड्यूस करें, तो इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन, कि अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी जगह डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, तो इसलिए दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। उसके बाद बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 24 की जगह पे, ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव है, ये विजुअली इम्पेयर्ड वाले पर्सन के लिए, तो डैश रेफर्स टू ट्रेड पॉलिसी एम रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन इंपोर्ट, हाँ जी, तो इसका आंसर अभी आपको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लिखना है, इसमें भी आपने सेम आंसर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लिख लेना है, सी ऑप्शन। ये आपको ऐसे नहीं करना था, ये डिसेबल पर्सन के लिए था। अब कॉलम 1 कॉलम 2 में आपको इसमें मैच कराना है, सेम यहाँ पे आ जाती कॉलम 1 एज वेल एज कॉलम 2, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लिख लेना ऑप्शन सी एंड डी, तो इसमें आप ऑप्शन सी एंड डी, ह्यूमन, अच्छा एक बार पढ़ लो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स न्यू रूल नहीं, डेमोग्राफिकल इंडिकेटर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन, सोशल इकोनॉमिक जोन ग्रीन जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कम्युनल सिस्टम इज कलेक्टिवली इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें आपको एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है, डिजाइन टू इनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू दी टैक्स सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट ट्रेड, कम्युनल सिस्टम इन चाइना इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप इसमें ना वैसे ऑप्शन डी लगाना, ठीक है जी, ओके, ऑप्शंस आप डी लगाना, सी को रहने देना है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसमें ऑप्शंस डी पे टिक करना, डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी दी करेक्ट आंसर, ओके। फिर उसके बाद बात करते हैं 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑल्सो अजर्शंस एंड आपका है रीजन बेसिस। तो इसमें अजर्शंस क्या करा, ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ people refers to the percentage of people engaged in the production process of a country
तो इसमें आपको क्या करना है, बोथ विल बी करेक्ट, बट रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीज़न कुछ और कह रहा है तो दोनों चीज़ सही। तो इसमें आपको बी ऑप्शन जो है आपको क्या कर लेना है, करेक्ट आंसर्स चूज कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं 27 का, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ विच। तो ये तो G7 है। अब ये भी कुछ दिन पहले भी क्या हुआ था, G7 में इंडिया को बुलाया गया था, ठीक है, बट उसका मेंबर कंट्री नहीं है अभी। और ये, हाँ जी, ठीक है। और G7 क्या था, आपका रशिया और यूक्रेन के युद्ध के पहले तक होता था, फिर बाद में G6 कर दिया गया था। अब दोबारा से हो जाएगा रशिया, क्योंकि रशिया को G7 कंट्री से हटा दिया गया था। तो 2-3 सालों तक दोनों के बीच युद्ध चल रहा है ना अभी, तो इसीलिए, बट उसको G7 कहते हैं। तो G7 में इंडिया नहीं, क्योंकि ब्रिक्स में आई फॉर इंडिया ही होता है, सार्क में भी मेंबर है और G20 का भी मेंबर है इंडिया। तो किसका मेंबर नहीं है, तो G7 का मेंबर नहीं है, इसमें नॉट मेंबर पूछा है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ जी यहाँ पे। तो इसका तो आपने ये वाला लिख लिया है, नहीं सेकंड बी ना, बी, और इस वाले का G7। फिर अब आ जाते हैं 3 और 3 मार्क्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। यहाँ से क्वेश्चन 28 कह रहा है क्या, कोऑपरेटिव हैव रिसीव्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग रिसेंट पास्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एक्सप्लेनेशन। 3 मार्क्स का है, तो आप आसानी से अपना आंसर या फिर इसका ऑल्टरनेटिव भी लिख सकते थे। तो आप इसमें लिख सकते हो, कोऑपरेटिव हैव फेस सेटबैक ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ transparency, political interference and financial constraints. In recent years, many cooperative banks have suffered from financial fraud, reducing trust among members, जैसे यस बैंक का हाल हुआ है, ठीक है। The rise of private enterprises and self-help groups has further diminished influence of cooperatives in सूम सेक्टर। तो इसका आंसर आप इस टाइप से लिख सकते थे। बाकी अगर आपने कुछ और भी लिखा हो इससे मिलता जुलता आंसर, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव कह रहा है क्या, एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द लेस नंबर ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन। अर्बन में ज़्यादा होता है, रूरल में कम होता है, क्यों होता है इसको आपको बताना है। तो लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिमिटेड फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन टू अर्बन, भाई रूरल से अर्बन में लोग माइग्रेट कर चुके हैं, ठीक है, और वहाँ पे सैलरीड वाले ज़्यादा इसलिए पाए जाते हैं। इन एजुकेशन एंड स्किल, गाँव के लोगों को बहुत ज़्यादा स्किल और बहुत ज़्यादा क्या है, एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है उनके पास। अर्बन रीजन में वर्कर लोग ज़्यादा स्किल वाले पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे सैलरीड पर्सन ज़्यादा है। हाई नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैजुअल वर्कर्स लीडिंग टू इरेगुलर वेजेस। और इसके अलावा क्या है, रूरल एरियाज में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए भी वो सैलरी वाले पर्सन नहीं है, या सैलरी वाले पर्सन वहाँ पे कम है, ज़्यादातर लोग गाँव में खेती करते हैं। ये आप आंसर इस टाइप से लिख सकते थे रीजन। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है जी, दोनों में बताना है आपको रिलेशन। तो ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आप आसानी से लिख सकते हो। आपके टेबल वाइज बना के लिख लोगे तो और ज़्यादा बढ़िया है, आपके बुक में टेबल वाइज बना के दिया हुआ है, तो दोनों का आप वहाँ से भी आंसर आसानी से रिलेशनशिप बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी 30 कह रहा है क्या, बायो, ये मैंने कहा ना, ये पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, नीचे व्हाट्सअप वाला जो नंबर है उस पर, ठीक है, ये रहा व्हाट्सएप का नंबर। उसके अलावा आप पहले क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मेरे को व्हाट्सअप कर दो, ठीक है, आई विल प्रोवाइड दी PDF। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सेम PDF, अगर आपको आंसर अपना मैच कराना है तो। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, टोटल 34 है, 2-4 मिनट और लगेगा बस। कह रहा है क्या, बायो पेस्टिसाइड्स हेल्प्स टू रिड्यूस the ill effects on the green revolution on soil and water bodies while promoting sustainable development, justify करना है valid statement। तो आप लिख सकते हो, बायो पेस्टिसाइड्स आर नेचुरल एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स टू केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इको फ्रेंडली नहीं होता। बायो वाला जो पुराना सिस्टम होता था वो इको फ्रेंडली है। द ग्रीन रिवोल्यूशन लेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, तो डिग्रेडिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड पॉल्यूटिंग वाटर सोर्सेज। तो जब आप केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हो तो आपका क्या है, सॉइल क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, और यू कैन से डीफर्टिलाइज हो जाता है, उसका फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। और साथ साथ में क्या होता है, वाटर वगैरह जो इरिगेशंस जब आप करते हो या जब बारिश वारिश होती है तो उससे क्या हो जाता है, आपका वही पानी नीचे की तरफ स्टोर होता है, ठीक है, तो इसलिए आपका वाटर भी क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। तो बायोकेमिकल करना चाहिए। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या है, आप
केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से ग्रीन रिवोल्यूशंस ऑफ सॉइल जो है वो नहीं होता, आप ये कह सकते हो, उस पर इल इफेक्ट पड़ता है। क्या है, बायो पेस्टिसाइड्स हेल्प बाय इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसलिए वी हैव टू यूज़ बायो, क्या है, बायो पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहिए, ना कि केमिकल पेस्टिसाइड। तो इस टाइप से आप इसका आंसर्स आसानी से लिख सकते हो। इसी से मिलता जुलता भी लिखोगे तो आपको सही नंबर मिल जाएगा। डिफाइन absorptive capacity. The absorptive capacity refers to the ability of an economy, industries, firm to utilize and adopt and implement new knowledge, technology and investment effectively. It depends on education, research and development and infrastructures. ठीक है, तो इससे मिलता जुलता दो चार लाइन और भी आप लिख सकते हो। तो इस टाइप से आंसर लिखोगे तो सही हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट, क्या, रेशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें आप आंसर लिख सकते थे क्या, आफ्टर इंडिपेंडेंस, या लिख सकते हो इंडिया एम्ड फॉर इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स पे हम 1991 के पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, आज़ादी के पहले तो और ज़्यादा। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी हमारा इंडिया का एम था आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद। तो सेल्फ रिलायंस हेल्प्स, इसकी वजह से क्या हुआ, प्रमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, हमने क्या किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना स्टार्ट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जो इंपोर्ट करके सामान लाते थे उसको धीरे धीरे कम किया और इंडिया में ही उसको बनाना स्टार्ट किया। एंड स्ट्रेंथनिंग दी नेशनल सिक्योरिटीज़, और हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटीज़ को स्ट्रेंथ करना स्टार्ट कर दिया। राइट, तो ये आपको इसमें और भी थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दोगे तो आपको पूरे पूरे फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज़ सिंप्लीफाइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस एंड गुड्स। इसमें से भी आपको दिखा दूँ ना कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखो जी, ये वाला कर रहे हैं क्वेश्चन 31 का बी और ए, कोई एक ही करना था बट दोनों का आंसर मैंने दे दिया। 4 और 4 मार्क्स में ही क्वेश्चन, ठीक है, 4 और 4, ये 1 नंबर का था इसलिए एक में एक लाइन लिख दोगे तो चलेगा, और ये 3 मार्क्स का था। राइट, ये सेम वही क्वेश्चन है आपका, इसका प्रॉपर पीडीएफ में सॉल्यूशन बना के मैंने दिया। तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाइड करना है तो आ जाओ जी। इसमें क्या है, जीएसटी, मल्टीपल टैक्सेस लाइक वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ऑक्ट्राई, इन सब टैक्सेस को मिला के जीएसटी बनाया गया है। इन सब टैक्सेस को मिला के, पहले सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स ये सब होता था, उस सबको हटा के उसकी जगह पे जीएसटी ला दिया गया है। तो इसलिए कहा जाता है जीएसटी इज क्या है, सिंप्लीफाइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। पहले गुड्स एंड सर्विसेज पे बहुत सारे टैक्स लगते थे, उन सबको हटा के जीएसटी ला दिया है, सिंपल टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिप्लेसेस these with the simple unified tax, reducing complexity. It has eliminated the cascading effect that is called tax on tax. Cascading मतलब टैक्स पे टैक्स। पहले वाला जो सिस्टम था ना, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, उस पे ए ने टैक्स लगाया बी पे, फिर वही बी जो है सी पे टैक्स लगाएगा सी डी पे, तो टैक्स पे टैक्स लगाता चला जाता था। तो दैट्स कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट होता था पहले, अब जीएसटी आने से नहीं होता है, तो ये एक एडवांटेज है। बिजनेस बेनिफिट फ्रॉम दी सीमलेस टैक्स फाइलिंग एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आजकल हम आसानी से रिटर्न वगैरह फाइल कर लेते हैं, टैक्स फाइल कर लेते हैं। 32 क्वेश्चंस कह रहा है, क्या, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द पाकिस्तान फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पाकिस्तान के बारे में बोला हुआ है, तो पाकिस्तान ने क्या क्या चीज़ें करा। तो 1950 to 60 में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन करा उसने। 1970s में क्या किया उसने, सोशलिस्ट पॉलिसी लाया। 1980 से 90 के बीच में शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, हमने 1991 में ये पॉलिसी एलपीजी का लाया। उसके अलावा 2000 के बाद से फोकस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है और क्या करना है, या आपकी बुक में भी आंसर्स है, वहाँ से आप आसानी से मिला के आप आंसर लिख सकते थे। लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। 33 पे आ जाओ जी। गिविंग वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है जितने भी स्टेटमेंट है। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1 क्या आपका ट्रू है, इंडिया फॉलोड अनबैलेंस ग्रोथ ड्यूरिंग दी कॉलोनियल रूल। यस, अनबैलेंस ट्रू है, एब्सोल्युटली ट्रू है। फिर क्या है, दी इकोनॉमिक पॉलिसी एलिमेंट इन इंडिया बिटवीन 1950 to 1990 शॉर्ट टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका रीजन क्या लिखोगे, ब्रिटिश फोकस ऑन एक्सट्रैक्टिंग द रॉ मटेरियल एंड प्रमोटिंग ट्रेड पॉलिसी दैट बेनिफिट ब्रिटेन्स ओनली। इंडियन इंडस्ट्री स्पेशली हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल डिक्लाइन, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसलिए ट्रू है क्योंकि अनबैलेंस था ग्रोथ हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस से पहले, कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिश के टाइम पे। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, जो हमने 50 से 90 तक जो प्लान किया वो प्रमोट किया है क्या, रीजनल इक्वालिटीज। आंसर इज यस। 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, जो डिस्पैरिटी था, रीजनल डिस्पैरिटीज था, उसको रिड्यूस किया गया। मतलब धीरे धीरे अमीर गरीब, धीरे धीरे उनके बीच की खाई घटते चला गया। गरीब लोग भी धीरे धीरे पैसे कमाने लगे और कुछ कुछ लोग अमीर बने। अमीर तो अमीर बने ही, गरीब लोग भी अमीर बने। तो उनके बीच की जो डिस्पैरिटी था, रीजनल डिस्पैरिटी, उसको कम किया गया। कब,
पाँच साल वाले प्लान ला के आज़ादी के बाद 50 से 90 तक। इसके अलावा पॉलिसी लाइक लैंड रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट की वजह से गांव में सड़क, बिजली, ये सब हमने किया। साथ साथ में लैंड रिफॉर्म्स करा हमने, जिसके पास ज़मीन नहीं था उसको ज़मीन दिया, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था उसे छीन के दिया गया, राइट। तो ये सब काम हमने करा, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। इंडिया हैज़ बिकम फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग इन दी पोस्ट 19, आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। 1991 के बाद, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो आया था, है ना, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, खासतौर से आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में हमारे यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आए, तो इसीलिए इसको ट्रू कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ चीप लेबर और स्किल लेबर बहुत पाए जाते थे। इसके और वाले में आंसर आप क्या लिख सकते हो, और वाले में इसका और वाला क्वेश्चन से बी, पार्ट ए पार्ट बी दोनों एक साथ करना है 6 नंबर का, या तो पार्ट ए पार्ट बी ये तीनों ऊपर के करो, नहीं तो ये आपको करना है। तो इसमें लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश करना है टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स में, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल में। तो आज इसमें आप लिख सकते थे क्या, यहाँ पे वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स। अच्छा ये वही है, तो इसमें तीनों ट्रू है, ये बेसिकली ये जो तीनों स्टेटमेंट है इसमें आपको ट्रू ट्रू लिखना है, ट्रू ट्रू और ट्रू, ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, एक भी फॉल्स नहीं है। बी वाला ऑप्शन आ रहा है डिस्टिंग्विश, अगर आप करोगे तो टैरिफ बैरियर नॉन टैरिफ, आप आसानी से, आपके बुक में भी डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है तो वहाँ से आप आसानी से लिख सकते हो, यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बायलेटरल, यूनिलेटरल, ये आपको सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर लो ना, वही टेलीग्राम चैनल पर जाके, या व्हाट्सएप करो मेरे को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और व्हाट्सएप कर दो। बायलेटरल और यूनिलेटरल, बायलेटरल मतलब बोथ साइड होता है, यूनिलेटरल मतलब सिर्फ एक ही साइड से देना, ठीक है। तो एक ही साइड से WTO, एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग मल्टीनेशंस, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और इंडिया श्रीलंका ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा, तो ये बायलेटरल है, सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के बीच आपस में हम देंगे और वो भी ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, इसका बी वाला पार्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स शील्ड अगेंस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यस। तो यहाँ पे आ जाओ, तो इसके लाइट में आपको आंसर लिखना था, तो आप आसानी से लिख सकते थे फाइनेंशियल सपोर्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटी, प्री रिजर्वेशन पॉलिसीज, सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराया गया गवर्नमेंट के थ्रू, मार्केटिंग है, प्रोक्योरमेंट सपोर्ट दिया गया, स्किल एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया गया। तो इसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या है, प्रोटेक्ट मिलता है, और मिला किसकी वजह से, लार्ज स्केल से, किससे, लार्ज स्केल से, इन सब चीज़ों को करने से, या इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया। 34 क्या है, एक्सप्लेन हाउ एग्रो स्टार्टअप्स एड्रेस दी क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें आपको ये 5 पॉइंट लिख देते, 4-5 पॉइंट, तो आसानी से आपको नंबर मिल जाता। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सप्लाई चेन एफिशिएंसी, फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सस्टेनेबिलिटी, या फिर आप अपने बुक में जो पॉइंट है ना वही सेम डिट्टो चिपका दो, उसके अंदर 2-4 लाइन लिख दो। और लास्ट क्वेश्चन 34 का क्या है आपका, कमेंट द रोल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्टिंग एग्रो स्टार्टअप्स। तो एग्रो स्टार्टअप्स एंटरप्राइज इन इंडिया के बारे में आपको लिखना था, तो वाला चैप्टर्स वो टॉपिक पढ़ोगे तो आसानी से आ जाएगा। फंडिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, मार्केटिंग पॉलिसी, और बाकी ये चीज़ें आप इसमें से रीड कर लेना। ये डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, और या व्हाट्सएप कर दो। बाकी आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। मैंने आपको MCQ के साथ साथ पूरे क्वेश्चंस का प्रॉपर सॉल्यूशन जो है आपको करा दिया है, क्या क्या सजेस्टेड सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। बट अदरवाइज अगर आपने इसी से मिलता जुलता या अपने बुक से या थोड़े बहुत चेंजेस करके भी लिखा है तो भी आपको नंबर मिलेगा, डोंट वरी। बट एक मैक्सिमम जो है इस टाइप से आंसर आप लिख सकते थे इस वाले किसका, क्वेश्चंस का। इसके अलावा जो दूसरा सेट है उसका भी वीडियो जो है आपको मिल जाएगा सेम, आप प्लेलिस्ट में, अगर जिनके पास दूसरा सेट आया हुआ है तो दैट इज़ कौन सा सेट, ये वाला सेट 58, 2 और 3, इसका भी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो चैनल पे जाके और वहाँ से सर्च करके आप देख सकते हो। तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा, काफ़ी हेल्प हुआ होगा। बाकी आप अगले पेपर की तैयारी करो अकाउंट्स का, उसका सॉल्यूशन जो है जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन आपको प्रोवाइड करा देंगे सेम इस टाइप से। तो अकाउंट्स वाले के लिए भी अगर आपको आंसर चाहिए हुआ तो अभी से सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन जैसे आएगा आप अपना आंसर वहाँ से मैच करा सकते हो। MCQ वाला भी कराएंगे एज वेल एज पूरा अकाउंट्स का प्रॉपर, जैसे अभी कराया ना इकोनॉमिक्स का, वैसे ही प्रॉपर अकाउंट्स वाले का भी एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अकाउंट्स एग्जामिनेशन और नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो भी है आपका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।